नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप के बारे में। इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा, कोटक स्मॉल कैप का बिल्कुल डिटेल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल साबित हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर आपका जो एनालिसिस रहता है वो सबसे ज़्यादा इन डेप्थ रहता है। और एक चीज़ जो हमारे चैनल पे अलग मिलती है, जिसकी वजह से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत से लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं, वो चीज़ बाद में बताऊंगा, नहीं तो वो भी इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे बहुत से लोग हमारी सर्विसेज हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे पता है। और हमने पिछले 15 दिन से लगभग सर्विसेज को रोक रखा है, नए क्लाइंट्स हम नहीं एक्वायर कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हम नए क्लाइंट्स एक्वायर करेंगे और आपको मैं नंबर शेयर करूँगा यहीं पर वीडियोस में, और आप दोबारा से हमें कांटेक्ट कर सकेंगे। ओके, अभी चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या है कोटक स्मॉल कैप 2025 का बेस्ट म्यूचुअल फंड है। थंबनेल में तो आप यही पढ़ के आ रहे हो, 2025 का बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ और उसको बैक करने के लिए मेरे पास क्या लॉजिक, क्या नंबर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से। तो नॉर्मली अगर मैं साल की बात करूं तो ये ऊपर वाला जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसने 3 साल रिटर्न दिए। और ये कौन से 3 साल थे? ये रहा होगा 2021, 2020 और 2019। 2019 के आसपास इसने रिजल्ट देना कुछ शुरू किया और उसके बाद कंटिन्यूसली इसने 3 साल बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए। और फिर उसके बाद लगातार 3 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। उससे पहले 2 साल अंडर परफॉर्मेंस में था, उससे पहले 1 साल परफॉर्म करने के बाद कभी इसने परफॉर्म किया ही नहीं था। तो टोटल इसको 12 साल हो गए हैं। 12 में से सिर्फ और सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा हो, जो कि मेरे लिए बहुत ख़राब नंबर है कि 4 बार सिर्फ। लेकिन ये 4 बार इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ना, और ये वाले गैप्स जो जिसमें इसने रिटर्न्स नहीं दिए वो सिर्फ और सिर्फ इतने कम थे कि जिस वजह से ये फंड स्टिल मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये टॉप 12 में आ सकता है या टॉप 10 में आ सकता है, इतना ख़राब परफॉर्मेंस के बाद। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि अगर आपके पास कोटक स्मॉल कैप नहीं है तो आप क्वांट के साथ, टाटा के साथ या फिर बंधन के साथ इसे रख सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा क्यों, लेकिन किन किन को रखना चाहिए वो भी। ओके, अब यहाँ पे ना यहाँ पे आप देखोगे ये है क्वार्टर, ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है, अक्टूबर मंथ अभी चल रहा है 2024 का। और उससे पहले वाला क्वार्टर जो सितंबर में एंड होता है, ओके, और उससे पहले वाला क्वार्टर जो जून में एंड होता है, ओके। तो अपने कैटेगरी एवरेज से इसने काफ़ी अच्छे खासे ऊपर रिटर्न्स दिए हैं निकाल के। और अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे तो निप्पॉन से बेटर रिटर्न्स हैं इसके लास्ट 3 मंथ्स में। लास्ट अगर 6 मंथ में बात करूं तो भी निप्पॉन से बेटर हैं। हाँ, लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 49-50% कोई कम नहीं होता रिटर्न। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको आप कैच नहीं कर सकते। मैंने भी 6-8 महीने पहले ही लिया था, तो ये 76%। अगर किसी ने इसको 1 साल पहले बाय कर लिया था ना, तो मैं सैल्यूट करता हूँ उस इंसान को कि उसने इतनी जल्दी इस चीज़ को पिक कर लिया। और अगर हमने ये मैक्स टू मैक्स ये पिक कर पाएंगे, हम ये 4% बेटर निकाल पाए, यहाँ पे हम 10% बेटर, और यहाँ पे हम 7% बेटर अगर मैं बंधन की बात करूँ तो। और लॉन्ग टर्म में ये 2-3% कोई भी नहीं उठा सकता। आप देख रहे हैं 4% का गैप, 2% का गैप। तो कहने की बात ये है कि अगर आप टॉप का स्मॉल कैप उठा रहे हो तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कोटक हमें टॉप का ही दिख रहा है, ओके। ये मतलब रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा गैप नहीं मुझे दिख रहा। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप के बराबर का स्टैंडर्ड डिवीजन है, ऑलमोस्ट टाटा के बराबर का यहाँ पे बीटा है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से शार्पे और सोटिनो दोनों उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अल्फ़ा भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब आप कहोगे अल्फ़ा इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है? अब आपको जो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है ना, मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कहीं आप सीखने नहीं वाले, क्योंकि सब चैनल्स पे आपको ये बता दिया जाएगा कि ये अल्फ़ा है। लेकिन अल्फ़ा ये क्यों है जबकि रिटर्न्स तो बराबर मिल रहे हैं? अब मुझे बताओ ना, 2-3% की वजह से इतना बड़ा अल्फ़ा का डिफरेंस कि 4 गुना अल्फ़ा हो गया निप्पॉन का। और कितना डिफरेंस है 5 ईयर्स में? 4% जस्ट। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो अल्फ़ा इसका ज़्यादा है, मतलब टाटा का, जबकि रिटर्न्स निप्पॉन में ज़्यादा हैं, स्पेशली 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जब आपका फंड इस तरह से चल रहा है, ठीक है,
तो कभी आपकी एसआईपी यहाँ बाय होगी, कभी यहाँ बाय होगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी इधर भी बाय करोगे, और ये फ्लक्चुएशन में आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि ये ऊपर ही जा रहा है। ओके, अब ये आ गया 34% पे। अब मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझा सकूँ। अब ये रेड लाइन आप देखो, दोनों के रिजल्ट 34% ही हैं। रेड लाइन भी आके 34 पे एंड हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने कई बार एसआईपी यहाँ बाय की होगी, कई बार यहाँ, कई बार यहाँ, यहाँ, और आपकी एसआईपी बहुत ज़्यादा नीचे गिरी होगी उस टाइम पे, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। तो ये 34 पे आ गया। अब ये चीज़ हम कब कैप्चर कर पाते हैं कि ये ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है? इसको दो तरीके से परफॉर्मेंस मतलब ये वाली चीज़ कैप्चर करी जा सकती है। या तो आप इसको लाइव आपने देखा हो, जैसे मैंने देखा अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हमने देखा था इसको, ठीक है, और हमने बहुत जल्दी इससे एग्जिट करने का सोचा जैसे ही इसने रिजल्ट देना बंद किया। ओके, अब दूसरी तरफ यहाँ पे आप 99% या 90% बोलूँ, 99 नहीं बोलूँगा, 90% आप इस चीज़ को कि ये रेड वाले फंड आप ना पिक करें तो वो आप स्टैंडर्ड डिविएशन से पिक कर सकते हैं। जैसे कि निप्पॉन का हो गया, आप बंधन का देख लो, बंधन कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे रहा है, लेकिन अल्फा 5.65 है। अल्फा का तो मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क से इतने ज़्यादा रिटर्न्स ऊपर दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, कुछ फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा होगा, बीटा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ऐसे परफॉर्म कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए कोटक स्मॉल कैप, तो इसके बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन पे तो जाना मत। रिस्क मैनेजमेंट खराब है, सोटिनो, शार्पे, अल्फा, तो रेशोज तो ख़राब हैं काफ़ी, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। और लेकिन सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में बहुत तगड़े रिटर्न्स हैं, तो 2025 का बेस्ट फंड हो सकता है। ओके, और उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो यहाँ पे देखूं तो इसका टर्नओवर रेशो भी ठीक ठीक है, कोई बुरा नहीं है। बंधन का ख़राब है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी के लिए अगर मैं बोलूं कि बंधन बहुत तगड़ा रिटर्न, कोटक या फिर निप्पॉन की मैं बात कर लेता हूं, निप्पॉन बहुत तगड़े रिटर्न्स दे रहा है। आप सबने निप्पॉन लिया, आपने कोटक क्यों नहीं लिया? या अभी भी आप कोटक की बजाय निप्पॉन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जबकि इसका एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली कोटक स्मॉल कैप के। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये मेरी बात कभी नहीं सुनी, तो आज सुन लीजिए कि आपकी जेब से ये जाए, ये जाए, ये जाए, ये जाए, या 1% जाए, आपकी जेब में आ क्या रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पीएमएस सर्विसेज लेते हैं, वो कितना % एक्सपेंस रेशो में दे देते हैं? 2.5%। लेकिन उनको रिटर्न्स पता कितने ही ज़्यादा मिल जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो ये अमाउंट पे करने को तैयार होते हैं, 2.5%। क्यों? क्योंकि जेब में आता दिख रहा होता है। और मतलब जब बड़े क्लाइंट्स होते हैं, मुझे पता है अब आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मुझे ये अमाउंट चुभेगा। नहीं भाई, बेशक आप कम इन्वेस्ट कर रहे हो, बस ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट से मतलब है। अगर मेरा बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है और उसके बदले मुझे कुछ पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा और मुझे 10 रुपये भी खर्च करने पड़ रहे हैं तो मेरी जेब से जा रहे हैं, वो मुझे दिक्कत देंगे। समझ गए आप? तो एक्सपेंस रेशो को इतना ज़्यादा तवज्जो मत दिया करो। इसने कैटेगरी एवरेज को ठीक ठाक से बीट किया है, लेकिन अब ट्रेल रिटर्न में होता क्या है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के रिजल्ट देख रहे हो। लमसम के लिए फंड अच्छा रह सकता है अगर अच्छे पॉइंट पे आप बाय कर लें, तो देख लो कैटेगरी एवरेज से सिर्फ 2% पीछे है, लेकिन एसआईपी में रिटर्न्स उतने ज़्यादा तगड़े नहीं रहे होंगे कैटेगरी एवरेज से, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख भी ऊपर नहीं, और ये 10 साल के रिटर्न है, तो ये कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, गिरने के मामले में यहाँ पे इसका ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कैटेगरी एवरेज से, लेकिन बहुत थोड़ा सा बेटर। ओके, अब नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें, 74 हैं। इसको भी हम बोल सकते हैं, जैसे हम क्वांट को दे रहे थे ना एक कि क्वांट बहुत डिफेंसिव चल रहा है, तो ये भी डिफेंसिव चल रहा है। ये मिड कैप में डाल रहा है, लार्ज कैप में डाल रहा है, 76% पैसा स्मॉल कैप में है। और एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा था कि एकमात्र फंड ये था कि जो केमिकल में आपको एक्सपोजर दे रहा था शुरू में भी और आज भी दे रहा है, ये एकमात्र फंड था उस टाइम पे, और इसको तो हम लेते भी नहीं थे। तो
कोई फ़ायदा नहीं था। आज के टाइम पे टाटा और बहुत सारे स्मॉल कैप हो गए हैं जो हमें केमिकल का एक्सपोजर दिलवा देते हैं। ओके, और कुछ नई बाइंग हुई है GTND इंडिया मैक्स एस्टेट्स में, और कम्प्लीटली फ्रेश बाइंग है। फ्रेश मतलब कम्प्लीटली सेलिंग किसी से नहीं हुई है, जिसमें से भी सेलिंग हुई है पार्ट सेलिंग हुई है, और अभी भी करंट वैल्यू इनमें ये है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि कोटक स्मॉल कैप क्यों बढ़िया है, क्यों घटिया है, आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरी राय में एज अ लमसम इस फंड को आप रख सकते हैं, SIP के लिए बहुत बुरा है मेरे हिसाब से तो। ओके, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।